जय हिंद साथियों। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत के अंदर जो लोकसभा का चुनाव था वो संपन्न हो गया, रिजल्ट भी आ गया और ये काफ़ी चर्चा है कि सरकार किसकी बन रही है। आप लोग भी लगातार देख रहे होंगे कि गठबंधन की सरकार बनेगी, क्योंकि किसी के भी पास पूर्ण बहुमत नहीं है, यानी किसी भी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। इसलिए जो भी सरकार बनेगी वो गठबंधन की सरकार ही बनेगी। तो मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बना करके आपके साथ में सभी बातों को साझा कर सकूं कि आखिर ये गठबंधन सरकार होती क्या है संभावनाएं इसकी, और ये कब तक चल पाएगी, है ना। क्योंकि काफी लोग कयास लगा रहे हैं कि ये जो गठबंधन की सरकार होती है ये कैसे, मतलब कब तक चलेगी, ये भी समझना जरूरी है। तो आज का सेशन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोग इंटरेस्ट रख रहे हैं और जरूरी भी है। हर एक नागरिक को समझना चाहिए कि हमारे यहाँ जो सरकार है वो किस प्रकार से बन रही है। तो आइए हम इसकी शुरुआत करेंगे, एक एक चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, बीच में चेयर है, इधर से आप लोग देख रहे होंगे कि जो बड़े बड़े नेता हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, और इसी कुर्सी पे बैठने के लिए लड़ाई ही चल रही है। चुनाव भी हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है, लेकिन क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो अभी में गठबंधन की सरकार जो बन रही है वो कैसे है, हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि हम आपको बेहतर तरीके से समझा सके। आइए शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले अगर बात करें गठबंधन की, तो अगर गठबंधन की बात करें कि गठबंधन जो शब्द है ये कहां से आया, है ना। तो गठबंधन शब्द की अगर बात करें दोस्तों, तो गठबंधन शब्द आप लोग जानते होंगे कि लैटिन भाषा के कोलिटियो से मिलकर बना है। ठीक है, लैटिन भाषा का शब्द है कोलिटियो से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ होता है एक साथ बढ़ना। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जब किसी पार्टी के पास बहुमत नहीं होता, जैसे आप समझिए कि जो लोकसभा है, अभी यहां पे लोकसभा की टोटल सीटें जिस पे चुनाव हुए थे 543 हुए थे। हालांकि एक सीट था जो गुजरात के सूरत से, जहां पे मुकेश दलाल को निर्विरोध चुने गए थे, वहां पे इलेक्शन नहीं हुआ था, यानी कि 542 सीटों पर चुनाव हुए थे। इसमें से जो बहुमत का आंकड़ा था आप लोग जानते होंगे कि 272। अब ये 272 सीट किसी के पास नहीं आई है। तो अब इस 272 के लिए कहने का मतलब है कि जब हम एक साथ आए, यानी कि जो है कई पार्टी के लोग एक साथ मिलकर के आते हैं और सरकार बनाते हैं, उसे हम लोग गठबंधन कह देते हैं। थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं कि गठबंधन की सरकार कब बनती है। ध्यान दीजिएगा, गठबंधन की सरकार कब बनती है, तो आप लोग जानते होंगे जब चुनाव में किसी दल को बहुमत नहीं मिलता। कहने का मतलब वही बात जो मैंने बताया कि भाई 272 जो ये आंकड़ा है ये किसी के पास नहीं है। एक बार मैं चाहता हूं कि आपको पहले मैं वो आंकड़ा दिखा दूं कि 2024 के इलेक्शन के अंदर किस पार्टी को कितनी सीटें मिली है। एक बार हम आपको दिखा देते हैं, फिर बताने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा आपके सामने, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं जो 2024 के इलेक्शन हुए हैं, जो रिजल्ट घोषित हुए हैं। यहां पे आप लोग सबसे पहले देखते होंगे कि जो एनडीए उनके साथ ही दूसरा इंडिया गठबंधन। तो दो गठबंधन ऐसा था जो मुख्य चुनाव था, एक एनडीए और दूसरा इंडिया। एनडीए की बात करें तो यहां पे आप जानते हैं सबसे बड़ी पार्टी है भाजपा के पास 240। फिर तदेपा यानी कि टीडीपी की बात की जाए, जिसकी बहुत चर्चा है, चंद्रबाबू नायडू की, तो इनके पास 16 सीटें हैं। फिर इसके बाद नीतीश कुमार की, है ना, जेडीयू की बात करें तो इनके पास 12 है, शिवसेना इसी तरीके से पूरा है। इसके बाद अगर मैं बात करूं इंडिया गठबंधन की, तो यहां पे सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, जिनके पास है 99 सीटें। बाकी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है जो है सपा, यानी इंडिया गठबंधन की, जिनके पास 37 सीटें हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि भाई जब बहुमत का आंकड़ा किसी एक पार्टी के पास नहीं होता है, तो अब उस बहुमत के आंकड़े के लिए क्या करेंगे, हम किसी न किसी से सहयोग लेंगे। तो अब अगर बात की जाए एनडीए की, है ना, अगर सरकार बनाना है तो सरकार बनाने के लिए चाहे एनडीए को बनाना हो या इंडिया को बनाना, अभी आप लोग जैसे जान रहे होंगे कि एनडीए की सरकार बना भी रही है ना, एक दो दिन में बन भी जाएगी। लेकिन उसके लिए समस्या क्या है, समस्या यह है कि वो अकेले नहीं बना सकते भाजपा, क्योंकि इनके पास 240 ही है। तो इन सब की जरूरत पड़ेगी, और इन सब की जरूरत पड़ेगी क्योंकि सरकार बनाने के लिए जो आंकड़ा चाहिए वो चाहिए 272 का। तो 272 सीटें होना चाहिए, ये जरूरी है, और ये जिनके पास रहेगा वही सरकार बना सकते हैं। अब कुछ बातें हम और कर लेते हैं। अब यहां पे जो आपकी गठबंधन की सरकार होती है उससे कुछ फायदा भी है और कुछ नुकसान भी है। अब फायदा क्या होता है,
फायदा ये है कि भाई जैसे कोई भी निर्णय लेना होगा तो उसमें से अपने सहयोगियों से भी राय लेना पड़ेगा, आप स्वतंत्र नहीं है। तो एक तो उनकी भी जरूरतें बढ़ जाती हैं, आप कोई काम ऐसे नहीं कर सकते हैं, है ना। दूसरी चीज ये है कि आपको जो क्षेत्रीय दल आपके साथ जुड़े हुए हैं उनकी क्या जरूरतें हैं ये भी ध्यान में रखा जाता है। नुकसान की बात करें दोस्तों तो नुकसान भी इसमें है, क्योंकि आप निर्णय नहीं ले सकते हैं। किसी भी निर्णय लेने के लिए आपको सबसे पूछना पड़ेगा, तभी निर्णय ले सकते हैं। तो यहां पे कुछ फायदा भी है, कुछ नुकसान भी है, कई चीजें हैं। दोस्तों एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूं, लोगों के मन में ये चल रहा है कि कितने दिन तक चलेगी ये। तो पहली चीज तो इसका कोई अस्थाई नहीं कितने दिन तक चलेगी, क्योंकि समझने की कोशिश करिए मेरी बात को। देखिए एक तो सबसे बड़ा कारण ये है कि आप जानते हैं कि किसी के पास भी बहुमत नहीं है, जिसमें से आप लोग जानते होंगे कि मान लेते हैं एनडीए की अभी जो बन रहे हैं, इसमें से आपके टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू की, दूसरी नीतीश कुमार की पार्टी, अब ये दो लोग अलग हो जाते हैं तो यहां सीटें कम हो जाएंगी। अगर यहां से बात करें तो यहां पे इनके पास तो भी बहुमत ही नहीं फिलहाल, तो अगर ये भी यहाँ इस पार्टी के लोग यहां आ जाएं तो ये भी बना सकते हैं, है ना। दोनों बातें हो सकती हैं। दूसरी एक बात और है कि जैसे भारत के अंदर आप लोग जानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जाती है कि अब एक ही साथ सारे चुनाव करवाए जाएंगे, चाहे वो राज्यसभा कहीं चाहे वो विधानसभा के हो या फिर आपके लोकसभा के हो, जो भी चुनाव है वो एक ही साथ करवाए जाएंगे। तो अब ये सारे चुनाव एक ही साथ हो जाएंगे तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये लागू भी हो जाए, क्योंकि संसद से हो भी चुका है। तो ऐसा होता है तो सारे चुनाव अगर एक साथ कराए जाएंगे तो हो सकता है फिर से चुनाव हो, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि भाई सरकार अभी जो सहयोगी लोग हैं बना करके चल रहे हैं, कितने दिन तक साथ रहते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग जानते हैं कि जो भारत के अंदर अभी आप लोग देखे भी होंगे न्यूज वगैरह के माध्यम से, नया संसद भवन बनकर के तैयार है। आप जानते हैं कि जो नया संसद भवन है, अभी तक क्या होता था कि अगर बात करें लोकसभा की और बात करें राज्यसभा की, तो लोकसभा की बात करें तो अभी तक अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं 550, और अगर वहीं राज्यसभा की बात करें तो 250, ये अभी तक था। इसके लिए अगर हम बात करें दोस्तों तो आप जानते हैं कि जो परिसीमन है, परिसीमन की बात करें, अभी तक जो परिसीमन था, परिसीमन का मतलब यह होता है कि जनसंख्या के अकॉर्डिंग, है ना, जितनी भी जनसंख्या है उसकी अकॉर्डिंग सीटों को बढ़ाना, है ना। जो लोकसभा है राज्यसभा है उनकी सीटों को बढ़ाना जनसंख्या के अकॉर्डिंग। तो अगर परिसीमन होता है, अगर परिसीमन की बात करें तो आप लोग जानते होंगे जो परिसीमन होना है अभी वो 2026 के अंदर होना है, ठीक है। 2026 के अंदर परिसीमन फिर से होना है। जैसे अभी जो परिसीमन हुआ है पहले ही हुआ था, हालांकि अभी जो परिसीमन हुआ था वो 1976 के अंदर ही हुआ था। 1971 में जो जब जनसंख्या हुई थी तो उसके अकॉर्डिंग ही तय किया गया, 1976 में परिसीमन हुआ कि 10 लाख पे एक सांसद होने चाहिए। लेकिन अभी आप जानते हैं कि जो नया संसद भवन बना है, जो नया संसद भवन बना है वहां पे 888, है ना, 888 सांसद बैठ सकते हैं, चूंकि बड़ा बनवाया गया है। वहीं अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 384 सीटों के लिए बन गया है। तो ध्यान से समझिएगा, अभी जो परिसीमन होना है वो 2026 तक होना है। अब होता है नहीं होता है, क्योंकि 2001 में भी परिसीमन हुआ था तो उस टाइम पे भी यही हुआ था कि जितनी सीटें हैं, चूंकि परिसीमन जब 1976 में हुआ था उसी के अकॉर्डिंग तय हो रहा था कि कितनी सीटें रहेंगी। यानी कि अभी तक जो है 1971 की जनगणना के अनुसार ही जितने सांसद होंगे, जैसे अभी 550 सांसद हो सकते हैं लोकसभा के, और राज्यसभा के कितने हो सकते हैं 250, ये 1971 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग है। अब सोचिए 1971 में कितनी जनसंख्या रही होगी, 60-70 करोड़। अभी मान लेते हैं कितनी है, आप लोग जानते होंगे 140 करोड़ जनसंख्या है भारत के अंदर लगभग। तो अब अगर ये परिसीमन होता है 2026 के अंदर, जैसा कि है कि इसकी जो डेट है परिसीमन होने की वो 2026 है। अब 2026 में अगर परिसीमन होता है तो जाहिर सी बात है सीटें भी बढ़ाई जाएंगी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि लोकसभा की जो सीटें हैं, यानी कि जो नया संसद भवन जो बना है उसमें 888 सीटें बनवाई गई हैं, वहीं राज्यसभा में 384 है। तो अगर परिसीमन फिर से होता है
तो जाहिर सी बात है फिर से चुनाव होंगे 2026 के अंदर। अब ये होते हैं नहीं होते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा। तो ये कई कारण थे, मैंने एक तो बताया परिसीमन होगा 2026 में, तो हो सकता है फिर से चुनाव होने की संभावना बन जाती है। वन नेशन वन इलेक्शन जो मैंने आपको बताया कि सभी राज्यों और केंद्र में एक ही साथ चुनाव हो, या फिर ये तो कुछ भी हो सकता है कि भाई पता चले कि जिनकी सहयोग की वजह से सरकार बनाया गया हो और वो अपना समर्थन वापस ले लेते हैं तो भी सरकार जा सकती है। तो ये गठबंधन सरकार के बारे में हमने आपसे चर्चा किया। इसके पहले हमने आप वाले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि प्रधानमंत्री किस प्रकार बनाए जाते हैं। तो कैसा लग रहा है आपको, हमें जरूर बताएं। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।